जय हिंद दोस्तों, फिर आए उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन भी जो आपका चर्चा में रहा है उसकी फिर बात करेंगे। पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो 2022 में आप लोगों के बीच में बनने के आसार रहेंगे इस क्वेश्चन के। तो शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन भी, क्योंकि आपका चर्चा का विषय रहा है दुनिया में सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जा रही है? क्या क्वेश्चन भी आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है? दुनिया के अंदर सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है जो कि कहाँ पर है? तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ऐसा काम तो एक देश कर सकता है, वो कौन है? हमारा प्यारा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग या टनल, जो भी आप समझेंगे, टनल बनाई जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है, चर्चा में कहां पर है? ठीक है भाई, चलिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, तो सबसे पहले बात करूं तो ये भारत के अंदर बनाई जाए। कौन देश बना रहा है इसको? भारत बना रहा है। भारत बना रहा। भारत में कौन बना रहा है? तो आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, भारत में कौन बना रहा है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन बना रहा है आपका? बीआरओ। ठीक है, कहां से कहां तक रहेगी भी आपकी ये? किस किस को जोड़ेगी? तो ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगी? लद्दाख से। लद्दाख क्या हुआ आपका? पता है आप लोगों को? यूपी है। ठीक है, जे एंड के जब दो टुकड़े के दो यूनिट बनाएंगे, एक जे एंड के जम्मू और कश्मीर, दूसरा क्या आपका? लद्दाख। तो यहाँ पर एक टनल बनाई जा रही है जो लद्दाख को जोड़ेगी। कौन बना रहा? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है भाई? तो सीमा पर सड़क बनाना इसका काम है। या ये कहीं सीमा रेखा पर, इंटरनेशनल जो बॉर्डर आपका, या कह सकते हैं जो बॉर्डर पर क्या है, सड़क बनाने का काम किसका, या जिम्मेवारी किसकी? तो आपकी बीआरओ। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं भाई, ये दो स्टेटों को जोड़ रही है, कह सकते हैं कि यूटी और स्टेट, हिमाचल प्रदेश को जोड़ रही है, लद्दाख को जोड़ रही है। और कहां पर बनाई जा रही है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए, अगर जगह की बात करें तो सिंकुला दर्रे पर। कहां पर आपका? सिंकुला जो दर्रा है, इस दर्रे पर बनाई जा रही है, सिंकुला दर्रा। ठीक है, सिंकुला दर्रा पर। और इसकी जो हाइट रहेगी कितनी रहेगी? 6580 फीट हाइट पर यह आपकी सुरंग बनाई जा रही है। दूसरी बात करते हैं, दर्रा किसे कहते हैं? वह संकरा रास्ता, पहाड़ियों के बीच में प्रकृति रूप से बना वह संकरा रास्ता जिसे लोग आ जा सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, यह सुरंग किस किस को जोड़ेगी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। निर्माण कब इसका? तो जुलाई 2022 में इसका क्या हो रहा है? काम स्टार्ट हो रहा है, काम आरंभ हो रहा है। निर्माण बनकर के कब तैयार होगी? बनकर कब तैयार होगी आपकी ये? तो तैयारी की बात करें तो 2025 तक ये आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी। एक और सुनी होगी आपने, अटल सुरंग भी सुनी होगी आप लोगों ने, तो ध्यान रखेंगे उस सुरंग का भी, कि अटल जी के नाम पर एक सुरंग रखी गई है। वो कौन सी आपकी? अटल सुरंग है। ठीक है, इसका जो साउथ पोर्टल है सिंकुला दर्रे में होगा। इसका, इस टनल का, इसका साउथ जो पोर्टल है, वो पोर्टल कहां होगा? सिंकुला दर्रे के अंदर होगा। सिंकुला दर्रे कहां पर होगा? सिंकुला दर्रे में। ये सुरंग किसकी, इसका जो महत्व रहेगा क्या रहेगा? जांस्कर घाटी, जांस्कर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। इसका जो महत्व रहेगा, वो महत्व क्या रहेगा भाई? आपका जो जांस्कर घाटी है, जांस्कर जो घाटी है,
उसकी अर्थव्यवस्था यानी कि काफी लंबा चक्कर बचेगा भी। अर्थव्यवस्था को क्या देगी, बढ़ावा देगी या प्रमोट करेगी, ध्यान रखिए। चलिए थोड़ी सी बात बीआरओ की कर लेते हैं। बीआरओ किसके अंडर आता है आपका, ये पहले आता था सड़क मंत्रालय के अंदर भाई, सड़क मंत्रालय के अंदर। किस मंत्रालय के अंदर काम करता है, सड़क मंत्रालय के अंदर। लेकिन वर्तमान में किसके अंदर आता है आपका, ये वर्तमान में रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन ये है कि सड़क मंत्रालय से निकल करके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये कि सड़क मंत्रालय से निकल करके और आपका ये रक्षा मंत्रालय के अंदर कब आया। इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में, महानिदेशक कौन है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से। तो राजीव चौधरी है महानिदेशक, जनरल राजीव चौधरी, जनरल राजीव चौधरी हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर क्या भाई, नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर। क्वेश्चन सिर्फ एक छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन क्या है, ये सड़क मंत्रालय से निकल करके आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर कब आया। वर्तमान में सड़क मंत्रालय किसके पास है, तो नितिन गडकरी साहब के पास है। और वर्तमान में डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कौन आपकी, रक्षा राजनाथ सिंह। हमने बात करी दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनाई जा रही है, तो सीमा रेखा पर कौन बना रहा था, बीआरओ बना रहा है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगा, सिमकोला दर्रा कह सकते हैं, जांस्कर घाटी का संबंध भी इसी से 2 जुलाई आपका जुलाई 2022 से काम स्टार्ट होगा, और ये बनकर कब तैयार हो गया, आपकी 25 में तैयार हो जाएगी। सड़क मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख काम है। ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जिस प्रकार से आपका डीआरडीओ और इसरो काम कर रहा है, उसी प्रकार से ये भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। डीआरडीओ आपका कह सकते हैं रक्षा से संबंधित है, क्या बनाता भाई, रक्षा से संबंधित वेपन्स, हथियार बनाता है। इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो क्या करती है आपकी, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के लिए भी, और तीनों के तीनों बड़ी शान से काम कर रहे हैं। कौन कौन आपका, डीआरडीओ, इसरो और बीआरओ। ठीक है भाई। चलिए एक चर्चा में था कल भाई, हमने बात करी थी, एक चर्चा में है कि वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे साहब जो रिटायर होने आपके, तो 1 मई 2022 से आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन होंगे, पांडे साहब होंगे। ठीक है, देश के पहले इंजीनियर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। दुनिया का पहला क्रिप्टो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट जो कार्ड है, इसने लॉन्च किया। क्वेश्चन क्या, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, वो एक कार्ड लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। देखिए अब क्या है, अब आपके पास एक कार्ड होगा, मास्टर कार्ड, जहां पर मास्टर कार्ड का यूज हो सकता है वहां पर ये कार्ड यूज किया जाएगा, और आपका 20,000 यूरो तक इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिना क्रिप्टो, यानी कि कह सकते हैं जैसे आपका बिटकॉइन वगैरह बिना बेचे भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। और जिस प्रकार से डिजिटल जो करेंसी आपकी अभी धारा में आ रही है, उसी प्रकार से उसकी ओर ध्यान में रखते हुए ये एक लॉन्चिंग किया गया है। किसके समर्थन से किया गया लॉन्च, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। चलिए दुनिया का कह सकते हैं तो क्रिप्टो रणदाता नेक्सो ने, किसने भाई इसको क्रिप्टो रणदाता है, आपकी रणदाता कौन है, नेक्सो ने ये कार्ड लॉन्च किया है। सीधी सी पूछे इसकी आंसर क्या रहेगा आपका, नेक्सो द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसको नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया। सहयोग की अगर हम बात करें, सहयोग किसको, सहयोग से, तो मास्टर कार्ड भाई, मास्टर जो कार्ड है उसके सहयोग से कह सकते हैं ये सहयोगी रहेगा, मास्टर कार्ड के साथ सहयोगी। चलिए ठीक है, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, डिजिटल संपत्ति मुख्य धारा में आ रही है इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी, यानी कि कह सकते हो डिजिटल, अब पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगा, डिजिटल जो संपत्ति है वो क्या आपकी संपत्ति मुख्य धारा में आ रही है, इस वजह से भी हमें इसकी जरूरत पड़ी है, ध्यान रखिए भाई। ठीक है, बिटकॉइन जैसी चीजों को बिना बेचे कह सकते हो। और हाँ, कितने लोग यूज कर सकते हैं इसको दुनिया के अंदर, तो 92 मिलियन जो लोग हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, जहां पर मास्टर कार्ड क्या होगा आपका प्रयोग में लाया जाता है, वहां पर ये यूज किया जा सकता है। 20,000 यूरो तक कोई एफएक्स चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखिए, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बिना बेचे भी अब इसका जो क्रिप्टो करेंसी उन्हें बिना बेचे भी आप क्या कर सकते हैं,
लेन देन कर सकते हैं, स्वीकार होगा। और कितने तक कर सकते हैं इसका यूज भैया आप, जो कानूनी मुद्रा है, कानूनी रूप से जो संपत्ति है, जो आपकी डिजिटल संपत्ति है, उसका 90% तक हम प्रयोग नहीं कर सकते इस कार्ड के द्वारा। यानी कि अब जो क्रिप्टो करेंसी उसका कार्ड के माध्यम से लेन देन होगा, इससे हम खरीदारी कर सकते हैं। जहां पर मास्टर कार्ड, दुनिया में कितने लोग कार्ड यूज करेंगे, 92 मिलियन लोग इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। किसने बनाया है? नेक्सो ने बनाया है, जो कि क्या है आपकी क्रिप्टो ऋणदाता के नाम से भी इसको जाना जाता है। एफएक्स कोई चार्ज नहीं, इस पे 20 जारी होगा तो किस पर कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये बीच में 2022 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है जो मुद्रा है, आप लोगों की मुद्रा बदलती जा रही है। किसी जमाने में वस्तु विनिमय होता था आपका, वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? यानी कि एक चीज देकर के हम दूसरी चीज को खरीद सकते हैं, दूसरी चीज बदले में जो चीज मिल जाती थी तो वस्तु विनिमय कहा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे फिर क्या है आपका, धीरे धीरे सिक्के आए, सिक्कों के बाद फिर क्या है आपका, कागज के नोट आए हैं, कागज के नोटों के बाद फिर क्या है आपका, अभी डिजिटल मुद्रा। यानी कि अब आपका पर्स खाली रहेगा लेकिन पैसा बहुत रहने वाला है आप लोगों के पास। चलिए यहाँ पर बात करेंगे हम एक बार थोड़ी सी, शायद कल परसों भी मैंने बताया था आपको मुद्रा की अगर हम बात करते हैं। देखिए मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति की दर भी चर्चा में थी, हमारी मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ रही थी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर मैं 2 मिनट बात करूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौराणिक काल में हम मुद्रा के तौर पे किसको यूज करते थे। पौराणिक काल में अगर मैं ऋग्वेद की काल की बात करता हूं तो गाय को मुद्रा के तौर पर यूज किया जाता था, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं वस्तु विनिमय, भारत के अंदर वस्तु विनिमय प्रचलित था भाई, यानी कि एक चीज को लेकर के दूसरी चीजें हम खरीदते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसान है तो किसान अपना अनाज लेकर के जाएगा, और जैसे अगर कोई मान लिया जैसे बर्तन बनाने वाला व्यक्ति तो उससे बर्तन खरीदेगा, ठीक है। और उसे आवश्यकताएं, जैसे कपड़े वाले बनिए के पास जाएगा तो जैसे कपड़े लेगा, उससे तो अनाज के बदले कपड़े मिल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, आपका सिक्कों का दौर आया। सिक्कों का दौर आया, अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सिक्के किसके काल के निकलते हैं तो गुप्त काल के निकलते हैं, जिसमें सोने के, तांबे के, चांदी के सिक्के मिलते हैं। इस प्रकार से सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करते हैं तो कुषाण काल के मिलते हैं। सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों की बात करते हैं तो ये भी आपके किसके मिलते हैं भाई, आपकी गुप्त वंश से संबंधित ये सिक्के हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले मोहर असरफियाँ चलती थी, ठीक है, एक किस्म से मान लिया धातु का एक टुकड़ा होता था, ठीक है, उसको मोहर असरफियाँ, जैसे सोने का टुकड़ा होता था, चांदी का टुकड़ा होता था, मोहर असरफियाँ उन्हीं का नाम रखा। जो सोने के टुकड़े होते थे असरफी कहा जाता था भाई, गिन्नी। फिर उसके बाद जो सिक्के आए हैं, सिक्कों में भी क्वालिटी आई है। सिक्कों में फिर हम बात करते हैं जैसे सोने के सिक्के की मैंने भी बात करी, फिर उसके बाद आपका शीशे के सिक्के, सातवाहन वंश से संबंधित चमड़े के सिक्के की बात अगर हम करते हैं तो चमड़े के सिक्के किसने चलाए, तो चमड़े के सिक्के आपके एक दिन का बाद जब बना तो उस व्यक्ति ने चमड़े के सिक्के चलाए थे भाई, ठीक है। और इसी के साथ अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने भारत में अपने सिक्के कहाँ पर प्रचलित किए, सबसे पहले छापने का काम कहाँ किया था, तो बंबई के अंदर काम किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, मुगलों के सिक्का 1833 में मुगलों के सिक्के बंद करे, 1717 में गोल्डन फरमान जारी किया था फर्रुखशियर के द्वारा, और मुगलों के सिक्के पूरे देश में चलाने की क्या मुगल शासक ने अंग्रेजों के सिक्कों को पूरे देश में चलाने की क्या दे दी थी, अनुमति प्रदान कर दी थी। ये सिक्कों का इतिहास रहा। उसके बाद प्रिंटिंग का काम आया भाई, आपका कागज के नोट बनने प्रारंभ किए। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले विश्व के अंदर कागज के मुद्रा के तौर पर कहां पर यूज किया गया। ये क्वेश्चन आपका प्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो भारत में प्रिंटिंग की देन किसकी है भाई, पुर्तगाली प्रिंटिंग लेके आए थे। लेकिन छपाई का काम सबसे पहले किसने किया था, चीन के द्वारा छपाई का काम सबसे पहले किया गया था, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं अपनी, क्वेश्चन छोड़ा मैंने क्या कि सबसे पहले कागज के नोट किसके द्वारा छापे गए या लेकर के आए। अब कागज के नोटों का भी जमाना जा रहा है भाई। कागज के नोटों की अगर हम बात करते हैं तो अब हम कागज के नोट जो कि भारत की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो रुपया भारत की मुद्रा, इसके बदले हम कोई भी वस्तु ले लेते थे, कोई भी वस्तु खरीद सकते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक किस्म से कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है मुद्रा का। यानी कि अब आप फोन से ट्रांसफर करिए, जैसे यूपीआई सिस्टम आपका यूनिफाइड पेमेंट जो है, ये आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं। यानी कि हमारे हाथ में तो पैसा नहीं आया लेकिन हमने एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जो मुद्रा दिख नहीं रही है, अब तक क्या थी, दिख रही थी। देखिए कहां से ऋग्वेद में गाय से लेकर के, वस्तुओं से लेकर के, धातु के टुकड़ों से लेकर के, फिर सिक्कों के रूप में आए, फिर सिक्कों के रूप से कागज के रूप में आए, और अब कागज के रूप से भी हमारे हाथ से निकल गया है। अब जो मुद्रा आपके पास डिजिटलाइजेशन है, जो रोज आप फोन के ऊपर पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, जो भी XYZ, जो भी बहुत सारी भीम ऐप वगैरह जो भी हैं, आप
कर रहे हैं। तो भारत में मुद्रा का देखने का काम किसका है? तो भाई भारत में मुद्रा को देखने का, छापने का काम, मुद्रा के ऊपर नजर रखने का काम किसका? आरबीआई का। किसका भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, स्थापना आपका अधिनियम पूछे तो 1934, और अगर सिफारिश पूछे तो यंग हेल्टन आयोग समिति के द्वारा भाई। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में इसके कौन से नंबर के, जो इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, कौन से नंबर के गवर्नर यहाँ पर हैं? 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के छापने का काम भी ये करते हैं। चर्चा में था पीछे आपकी एक इंक छापने की एक इकाई स्थापित करी थी, तो वो चर्चा में थी, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रिविजन के तौर पर आप लोगों को बता दिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इनइक्विटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इनइक्विटी इनविक्टस गेम्स 2022 चर्चा में है, क्यों भाई? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, देखिए इनइक्विटी गेम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये गेम है क्या? आपको बता देते हैं, ये गेम केवल और केवल युद्ध में घायल हुए सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिक, युद्ध में बीमार हुए सैनिक, यानी कि सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक या रक्षा से संबंधित जो लोग हैं उनसे संबंधित ये गेम है आपके। अब चर्चा में क्यों? क्योंकि अभी ये आपके चल रहे हैं। इसका पहला संस्करण कब किया गया था भाई? 2014 के अंदर इसका पहला संस्करण किया गया था। हैनल नाम के कवि जिनकी एक कविता थी इनइक्विटीज, उससे प्रेरणा लेकर के ये किया गया था, ध्यान रखेंगे। और जो 2022 के जो गेम हो रहे हैं ये कब होने थे? आपके 2020 में होने थे। अब हुआ क्या? कोविड-19 के चलते इनको पोस्टपोन किया गया और ये गेम आपके आज खत्म हो रहे हैं भाई। 16 से लेकर के 22 तक ये गेम चले थे आपके, ये आज आपके खत्म हो रहे हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। सबसे पहले तो बात करें ये हो कहाँ, इनका आयोजन कहाँ हो रहा है वर्तमान में? तो देखिए नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड में क्या हो रहा है? इनका आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? नीदरलैंड के अंदर हो रहा है। कब से कब तक रहेगा भाई? आपका 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 के बीच में ये गेम हुआ भी आपका। 2022 के बीच में ये गेम हो रहा है आपका। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इन गेमों का संबंध किससे है? तो भूतपूर्व जो आपके सैनिक जो युद्ध में अपंग हुए हैं कह सकते हैं, या बीमार हुए हैं, उनके लिए है भाई, उनके लिए ये खेल है, उनके लिए ये गेम्स हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए या रक्षा से संबंधित या जो रक्षा का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए गेम है जिन्होंने अपनी शहादत दी प्राणों की, ठीक है भाई। चलिए अब ये 2022 का जो कहाँ पर हो रहा है? नीदरलैंड में। होना कब था ये भाई? आपका 2020 में होना था, ठीक है। 2020 में होना था। कोविड-19 के चलते भी, कोविड-19 के चलते ये आपका कब हो रहा है? 2022 के अंदर ये आपका हो रहा है, ठीक है। कितने देशों के लोग भाग ले रहे हैं इसके अंदर? 20 देशों के लोग भाग ले रहे हैं। कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें? 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें। अगर हम खेल की बात करते हैं तो खेल कौन कौन से? जैसे व्हील जो चेयर है, व्हील चेयर, बास्केटबॉल है भाई आपका, बास्केटबॉल है, व्हील चेयर आपका क्या? रग्बी है आपका, तैराकी है, ठीक है। उसी के साथ आपका क्या भाई? तैराकी, तीरंदाजी है भाई, तीरंदाजी भी है इसके अंदर शामिल हुई, ठीक है। ये आपके गेम इसके अंदर क्या है? शामिल है। और भी 1-2 गेम है, ठीक है। चलिए इससे पहले की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर गेमों की, तो और कौन कौन से गेम है इसके अंदर भाई? आपका तैराकी हो गया, आपका इंडोर रोइंग है भाई आपका, साइकिलिंग है। कौन कौन से हैं? इंडोर रोइंग, साइकिलिंग। फिर पढ़ रहा हूँ एक बार, देखिए व्हील चेयर बास्केटबॉल है, व्हील चेयर रग्बी है आपकी, तैराकी है, तीरंदाजी है, इंडोर रोइंग है आपका, और साथ में आपका क्या है? साइकिलिंग है। ये गेम है। गेम में भाग कौन लेगा? जो रक्षा से संबंधित जो लोग हैं, जो युद्ध के कारण क्या बीमार हो गए हैं, जैसे बर्फ वगैरह लग जाती है फॉर एग्जांपल, तो बीमारी रहता पूरी जिंदगी में, है ना। बड़ी टफ जिंदगी होती है जो आर्मी और रक्षा से संबंधित जो लोग होते हैं। नीदरलैंड के अंदर हो रहा है, 16 अप्रैल से 2022 के बीच में हो रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2022 में भी इसका पहला संस्करण, इक्विटस गेम्स का पहला संस्करण, इक्विटस जो गेम आपका चर्चा में है, इसका जो पहला संस्करण है भाई, पहला संस्करण मैंने अभी बताया भी है। संस्करण कहाँ पर आपका कब हुआ? 2014 के अंदर हुआ। पहला संस्करण कब हुआ? 2014 में हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
2014 में कहाँ पर हुआ था ये आपका? लंदन के अंदर हुआ था, लंदन में भी। उसके बाद आपका 2016 में हुआ दूसरा संस्करण, पहला संस्करण हो गया आपका, दूसरा संस्करण 2016 में कहाँ पर हुआ है आपका? यूएसए के कहाँ पर हुआ? ऑरलैंडो के अंदर हुआ, ऑरलैंडो के अंदर हुआ भाई, ऑरलैंडो के अंदर हुआ, यूएसए के अंदर दूसरा। और तीसरा जो संस्करण है इसका यहाँ पर 2017 में कहाँ पर हुआ आपका? टोरंटो कहाँ पर आपका? टोरंटो ये कनाडा भाई, ठीक है, तीसरा संस्करण। और चौथे संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में भी, 2018 में सिडनी के अंदर हुआ है, सिडनी में हुआ है, ये कहाँ पर आपका? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम बात करते हैं इनकी जो अगले जो गेम है आपके, यानी कि 2022 का मैंने बताई दिया कहाँ पर हो रहा है? नीदरलैंड के अंदर हो रहा है, उसके बाद 2023 के कहाँ पर होने हैं? ये आपके जर्मनी में भाई, कहाँ पर होने? 2023 के आपके जर्मनी में होने, जर्मनी में भी कहाँ पर होने आपके? ये डसेल्डोर्फ नामक जगह पर जर्मनी के अंदर होने वाली है आपकी एक गेम, ठीक है। इनइक्विटिस गेम आपकी बात करें थोड़ी सी, तो इनइक्विटिस जो गेम है आपके, ये आपके क्या एक अंतरराष्ट्रीय जो गेम है, स्टार्ट कब किया गया? 2014 के अंदर किया गया है। इसके अंदर भाग कौन ले सकता है? ये नहीं होना था। बड़ा ही मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान रखिए। एक किस्म से क्या कह सकते हैं? पैरा ओलंपिक कह सकते हो आप इसको, क्या है इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हो आप? पैरा ओलंपिक के नाम से भी, ओलंपिक भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरा ओलंपिक के नाम से भी इसको जान सकते हैं, यानी कि उसकी तरह के गेम है भी आपके ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय गेम है। किससे प्रभावित होकर के युद्ध में घायल और बीमार सैन्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए है भी आपका। तो ये किसकी कविता? विलियम सर्नेस्ट हैनल, V.A. हैनल जो है, हैनल जो कवि हैं उनकी कविता है। और इससे प्रभावित होकर के, कविता का नाम क्या था? इनविक्टस कविता है। इस कविता से प्रभावित होकर के इन गेमों का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आपका थोड़ा सा पूछेगा यहाँ पर, गेम की जब बात चल रही है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर कितने मेडल आए? तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर 1 + 2 + 3, यानी कि 7 मेडल आए, 1 + 2 + 4 सॉरी 7 मेडल आए थे। एक आपका क्या था? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीता था। 2 लोग क्या थे आपके? जो आपके सिल्वर, और बाकी लोग क्या लेके आए थे आपके भाई? ब्रोंज कह सकते हैं। 2 आपके 1, 2, 4 आपके 4 जो मेडल थे आपके, कह सकते हो। देखो, एक स्वर्ण पदक, एक आपका जो सिल्वर पदक या चांदी जिसको कह सकते हो आप, दूसरे नंबर का 2 और तीसरे नंबर के 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये आपके पदक थे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं पैरा ओलंपिक की। तो पैरा ओलंपिक के अंदर कितने पदक आए थे? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसी के साथ आपका पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो अगले ओलंपिक कहाँ पे होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो 21 में थे 24 में कहाँ पर होने वाले हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्रांस पेरिस के अंदर होने वाले। उसी के बाद टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो जो वो टोक्यो ओलंपिक आपके पैरा ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर होने वाले हैं। साथ ही एक ओलंपिक आपका चर्चा में था फरवरी में, अभी इसी साल 2022 में चर्चा में था। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि बीजिंग के अंदर हुआ था भाई आपका इस ओलंपिक का। सीधा सा पूछेगा किस शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार भारत ने किया था? तो जो बीजिंग के अंदर हुआ था 2022 के अंदर, इसका हमने बहिष्कार किया था। भारतीय की तरफ से कितने दल ने हिस्सा लिया था? अगर दल पूछे तो 4 लोगों का दल था, और अगर प्लेयर पूछे तो सिर्फ एक ही प्लेयर थे, अब्दुल साहब थे। कहाँ से थे आपके? ये JNK के थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका ये भी रहने वाला है, जो आपसे किसी भी सिचुएशन में कभी भी 2022 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की भी, जो कि आपका चर्चा में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका, सांस के परीक्षण से कोविड का पता लगाया जाएगा। ये तकनीक कहाँ इजाद की गई है? सांस के परीक्षण से कोविड का पता लगाया जाएगा, कोविड-19 का पता लगाया जाएगा। यह तकनीक किसने बनाई है?
या इजाद किया है सांस के परीक्षण से। यानी कि अब जिस प्रकार से सांस, वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना रात के टाइम में, वो ड्राइवर को बोलते हैं चल इसके अंदर फूंक मार, तो सांस से क्या पता लगा लेते हैं कि इसने कितना इसके अंदर एल्कोहल है। उसी तरीके से अब एक तकनीक इजाद करी, किसने करी भाई आपकी, ये यूएसए ने। इसके द्वारा भी यूएसए ने एक तकनीक इजाद करी है, या कह सकते हैं अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएसएफडीए द्वारा। इसके द्वारा यूएसए की अगर बात करें तो यूएसएफडीए ये क्या बन जाएगा आपका भाई, खाद्य एवं अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस तकनीक को क्या किया गया है, इजाद किया गया आपातकालीन प्रयोग के लिए। इसके लिए भाई आपातकालीन प्रयोग के लिए इसका यूज किया गया है। ध्यान रखिए व्यक्ति के, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सांसों का नमूना लिया जाता है। इसमें व्यक्ति के सांसों का नमूना लिया जाता है। ध्यान रखेंगे क्या लिया जाता है, व्यक्ति के सांसों का नमूना, और उस आधार पर हम क्या किसकी जांच कर लेते हैं, अपने कोविड-19 की जांच कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। इंस्पेक्टर सिस्टम नाम की कंपनी द्वारा विकसित किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया, अधिकृत जो है इसको किसके द्वारा बनाया गया है, नाम क्या दिया पहले तो इसका नाम क्या है, डिवाइस का नाम क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये रहेगा आपका इंस्पेक्ट IR कोविड आपका इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रेथेलाइजर। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेथेलाइजर, क्योंकि सांस से संबंधित है भाई आपका ब्रेथेलाइजर। ये आपका क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा इंस्पेक्ट IR जो कोविड-19 आपका कोविड-19 ब्रेथेलाइजर। ये इसका क्या नाम है, जिस इक्विपमेंट से हम इसको नेपेंगे उसका नाम क्या रखा है, इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रेथेलाइजर। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया, इंस्पेक्टिव इसी कंपनी ने इसको बनाया है। जो इसने कंपनी ने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा है CTIR। इस कंपनी ने इस सिस्टम SYSTM सिस्टम कंपनी के द्वारा, कंपनी का नाम पूछे तो ये आपके बीच में कौन सी कंपनी होगी आपकी, इंस्पेक्ट IR सिस्टम के द्वारा बनाया गया नाम क्या, इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रेथेलाइजर इसका नाम है। ठीक है, इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन और बेहतरीन आपके बीच में यहाँ पर, यानी कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, आपको तुरंत पता कर लिया जाएगा कि आपको कोविड-19 है या नहीं। किसका टेस्ट होगा, अभी तक ODR PCR बहुत सारे आपके टेस्ट हो रहे थे। ठीक है, रैपिड टेस्ट वगैरह सारी कुछ हो रहे थे। इसमें कैरी ऑन लैंग्वेज का आकार है, लगभग कैरी ऑन लैंग्वेज के आकार का है। आकार की अगर हम बात करें तो कैसा भी आकार, कैरी ऑन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, कैरी ऑन लैंग्वेज के आकार का है। और मिनटों में स्टिक रूप से व्यक्ति को कोरोना वायरस का क्या पता लगाता भाई, मिनटों में रिजल्ट देता है, कहीं भी ले जाया जा सकता। कैरी ऑन आकार का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा सामान जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं आसानी से, कंफर्टेबल। तो मिनटों में क्या देता है, ये रिजल्ट देता है, इससे तुरंत पता लग जाता है कि बंदे को बीमारी है या नहीं है। यह उपकरण स्कैनिंग और गेम चेंजर, यानी कि क्या करेगा, जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस की क्या स्कैनिंग करने के लिए स्कैनिंग करेगा भाई, स्क्रीनिंग गेम चेंजर के नाम से भी इसको जाना जाएगा आगे। ठीक है, और ये 160 नमूने प्रतिदिन एक उपकरण कितने नमूने ले सकता है, 160 नमूने यहाँ पर ये ले सकता है। और इस उपकरण को लक्ष्य प्रति सप्ताह 100 उपकरणों का उत्पादन करेगी ये कंपनी, देखिए बड़ा ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हाल ही में अमेरिका के जो खाद्य प्रशासन विभाग, उसने एक इसका इंस्पेक्टर जो IC कह सकते हो कोविड-19 ब्रेथेलाइजर का एक क्या क्या इजाद किया है। ये क्या करेगा, सांस के नमूनों से ये बताएगा कि बंदे को कोविड है या नहीं। आपातकाल के दौरान इसका हम यूज कर सकते हैं। ये जो इक्विपमेंट आपका, इसको आसानी से कैरी ऑन लैंग्वेज, यानी कि आकार की बात करें, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी मशीन है, गाड़ी में लेके जानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, नहीं, इसको तुरंत कहीं भी ले जाया जा सकता, लाया जा सकता है। ठीक है, छोटा आकार है, इजी कैरी ऑन कह सकते हो आप इसको। कोविड-19 का पता लगाने के लिए गेम चेंजर के तौर पर, क्योंकि जो बहुत बड़ी आप पीछे महामारी हमने भुगती है, तो दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो मिनटों में स्कैनिंग करेगा, एक दिन में 60 करेगा। कंपनी क्या बोलेगी, एक सप्ताह में हम 100 उत्पादन यहाँ पर कर देंगे, 100 बना देंगे हम, 100 इस प्रकार के कॉम्पोनेंट बना देंगे। ये टारगेट इन्होंने रखा है, अमेरिका के अंदर ये काम है चल रहा है। कोविड-19 को लेकर के बहुत बड़ी यहाँ पर क्या है आपकी
कह सकते हैं किस्म से जीत है, गेम चेंजर साबित हो सकता है जब बहुत बड़ी महामारी यहाँ पर हो रही है। अब जब कोविड का जिक्र चल रहा था, एक क्वेश्चन और भी कोविड का ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बार भाई बोर्ड रफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप भी प्लीज क्लास को ना प्यार दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए क्लास को प्यार दिखाने की, आप लोगों से मुझे मोटिवेट मिलता भी। चलिए मौसम थोड़ा सा 1-2 दिन से ना खराब था, इस वजह से, नहीं तो हमारी क्लास आनी स्पेशल कभी भी आ सकती है आप लोगों के बीच में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों के बीच में एक स्पेशल क्लास है। जैसे मंथ के हिसाब से कह सकता हूँ, आपको करंट के साथ जो भी इंपोर्टेंट चीज़ें होंगी आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश की जाएगी उज्ज्वल परिवार की तरफ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बाद में जब कोविड का ही चल रहा है तो भारत की गर्म वैक्सीन माइनेवैक्स चर्चा में है। ये क्या है माइनेवैक्स? क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में जो भी है 5 है या 6 है, जो भी है, माइनेवैक्स चर्चा में है भाई आपका। माइनेवैक्स चर्चा में है, यह क्या है? थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था आप लोगों को पता है क्वेश्चन क्या रहा था हमारा, ब्रेथेलाइजर को लेकर के क्वेश्चन था, जो कि अमेरिका ने यानी कि सांस की तकनीक से अब हम क्या करेंगे, कोविड-19 का जो पेशेंट है उसका पता लगाएंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसी से जुड़ा क्वेश्चन है आपका। ये एक वैक्सीन है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। आपकी एक है भारतीय संभावित गर्म वैक्सीन है, संभावित गर्म वैक्सीन है कह सकते हो। गर्म वैक्सीन का मतलब क्या है? अब इसे अत्यधिक उसकी जरूरत नहीं हुई, कोल्ड की जरूरत नहीं है। भारत में या सार्स के खिलाफ संभावित टीका विकसित किया जा रहा है। ये जो टीके का नाम है, ये संभावित जो टीका बन सकता है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। ये संभावित टीका बन रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। इसको क्या है, कोल्ड चेन स्टोरेज में संग्रहित किया जा सकता है। आवश्यकता नहीं इसकी, किसकी आवश्यकता नहीं है इसकी? जिसे प्रतिष्ठन रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं है, या कोल्ड चेन स्टोरेज में संग्रहित किया जा सकता है। किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी इसको? आप कह सकते हो रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुछ टीके ऐसे होते हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ क्या कोल्ड के अंदर ही रहेंगे, मतलब अगर वो बाहर निकल गए तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन अब ये जो टीका है इसको कोल्ड चेन स्टोरेज में संग्रहित किया जाता है। जिस टीके को, उसे क्या कहते हैं, जिस टीके को रेफ्रिजरेशन कहते हैं, जिस टीके को कोल्ड चेन स्टोरेज में संग्रहित किया जाता है, उसके बारे में। अब वो जो टीका होता है आपका ये पीयर रिव्यू और जर्नल और इनके ऊपर प्रशिक्षण किया गया है। इसको बना कौन रहा है, यानी कि अब आपका गर्म टीका, इसे कोल्ड चेन की जरूरत नहीं है, इसे रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं, जैसे आमतौर पे जो टीके रहते हैं उसी तरीके से अब आपका ये रहेगा। यानी कि कोल्ड चेन जो आपका स्टोर करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। ये संभावित टीका आपका कोविड-19 को लेकर के बन सकता है। वारम वैक्सीन बेंगलुरु की कंपनी, इसका नाम क्या रखेगा? जो ये वारम वैक्सीन है, आपकी वारम वैक्सीन कौन बना रहा है? तो ये वैक्सीन कौन बना रहा है? बेंगलुरु की कंपनी भी। बेंगलुरु की कौन सी कंपनी है? आपकी माइनेक्स लैबोरेटरीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये कंपनी माइनेक्स लैबोरेटरीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये टीका इसके द्वारा माइनेक्स अपने नाम पर ये कंपनी नाम रखा, कहाँ की है इसका? बेंगलुरु की कंपनी लैबोरेटरी द्वारा, माइनेक्स लैबोरेटरी द्वारा विकसित किया जा रहा है। और जिसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में इंक्यूबेट किया गया था, जिसे किसे, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर अभी आपका? बेंगलोर के अंदर, इसमें इसको इंक्यूबेट किया गया है, बेट किया गया है आपका, ठीक है। ये आपका एक अनूठा टीका है। ये 4 सप्ताह की अवधि तक 37 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट तक संग्रहित किया जा सकता है। 4 सप्ताह की अवधि, क्या भैया आपका? 4 सप्ताह की अवधि के लिए, 4 सप्ताह की अवधि के लिए, यानी कि 1 महीने तक रखा जा सकता है। 37 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर के लिए, 37 डिग्री
सेल्सियस पर अगर रहेगा 4 सप्ताह के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जा सकता है। अब इसे फ्रिज की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर 90 मिनट तक आपका कह सकते हैं, यानी कि कितना होगा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1/1 हावर तक इसको क्या हमें रख सकते हैं, 1.5 घंटे तक इसको संग्रहित किया जा सकता है। अधिकांश एनालिटिक को प्रसिद्ध करने की आवश्यकता होती है, बाजार में मौजूद है, इसे केवल कुछ घंटों के लिए कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए, ये आपका बहुत ही बढ़िया शानदार टीका यहाँ पर रहने वाला है। हमने बात करी किसकी, आपके माइनवैक्स चर्चा में है कि ये आपकी गर्म वैक्सीन है, किसके लिए, कोविड-19 के लिए। कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से फैला था आपका ये बीमारी, अगर या सार्स-2 कह सकते हैं, सार्स परिवार से इसका संबंध है, कह सकते हैं सार्स परिवार से ही आया था आपका ये बिना बुलाए मेहमान। और ये जो मेहमान भाई साहब है कहाँ से फैलना शुरू किया, तो चीन देश का नाम करें तो चीन है, प्रांत की बात करें तो हुबई प्रांत है, सिटी की बात करें तो वुहान सिटी, और वहाँ से पूरी दुनिया में फैला। और बहुत बड़ी, इसमें 4-5 वेरिएंट में 3 लहरें आ चुकी हैं, इसकी 4थी की तैयारी में है, लेकिन अब तक वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका भी है और भारत ने इस पर बड़ा अच्छा तरीके से कंट्रोल किया है। हालांकि हमारी जो तीसरी लहर थी उसने काफ़ी नुकसान दिया, ठीक है, काफ़ी नुकसान दिया था। चलिए कोई बात नहीं, ये अभी बात करते हैं इसको लेकर के। भारत के अंदर जो आधिकारिक रूप से 10 प्रकार के जो टीके हैं वो क्या, यहाँ पर जैसे कोविशील्ड आपकी जो वैक्सीन है, कोविशील्ड है आपका, जैसे स्पुतनिक भी दुनिया की पहली वैक्सीन थी कोविड-19 को लेकर के, वो भी यहाँ पर बात हुई थी। कोवैक्सीन है आपकी, भारत की भी जो बायोटेक कंपनियां उन्होंने भी वैक्सीन बनाई हैं। अब एक टीका है माइनवैक्स, जो टीका चर्चा में, इसके लिए सबसे पहले बात तो ये, हमें फ्रिज की जरूरत नहीं है, हमें कोल्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जो जलवायु क्या है, भारत के अंदर मौसम है, बोलते नहीं एक वर्ष में मौसम 4, 5वां मौसम प्यार, ऐसे 4 मौसम है, प्यार में तो नहीं फेंकने का करिए, हाँ बाकी 4 मौसम है, चारों मौसम इसके ऊपर क्या फर्क डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ इसको किसकी जरूरत नहीं है, फ्रिज की जरूरत नहीं है, वॉर्म वैक्सीन है आपकी, कह सकते हैं वैक्सीन है आपका। बनाया किसने इसको, बेंगलुरु की एक माइनवैक्स लेबोरेटरी, और इक्वेट किसने किया इसको भी, जो भारतीय वैज्ञानिक संस्थान है उसके द्वारा किया गया। 4 सप्ताह तक आपका ये, कितने सप्ताह तक, 4 सप्ताह या 1 मंथ तक कितने डिग्री सेल्सियस पर भाई, 37 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका रह सकता है यूज के लायक भाई। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री पर कितने भाई, 90 मिनट तक आपका ये काम कर सकता है, यानी कि 1.5 घंटा तक 100 डिग्री पर गिरेगा। 100 डिग्री पे आपका पानी उबल जाता है, ठीक है, तब भी ये 90 डिग्री तक काम करने की हिम्मतें रखता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं बेंगलुरु की। तो अपना लोगो जारी करने वाला पहला शहर है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु को इसके नाम से जाना जाता है। IT और टेक्नोलॉजी का प्रमुख हब कह सकते हैं इसको आप। चलिए अगली बात करते हैं, बगीचों के शहर के नाम से भी इसको किसको, बेंगलुरु को जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन था आपका ये भी, जो कि चर्चा में रहा है आपका। अभी अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, इससे भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है, ठीक है। चर्चा में रहा आपका भाई डरबन शहर, चर्चा में आपका भाई डरबन। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका, क्वेश्चन नंबर 6 डरबन चर्चा में, डरबन चर्चा में है, चर्चा में है। मेरे प्यारे भारतवासियों को तो पहले तो ये, मेरे जो दोस्त हैं, डरबन है क्या, हालांकि मैं बोल भी रहा, ये क्या भी आपका साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका से क्या है, एक आपका शहर है, ध्यान रखिए क्या आपका भाई, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का शहर है। और इस शहर में क्या तूफान आया है, पूर्वी तटीय शहर है, कैसा है, साउथ अफ्रीका का पूर्वी तटीय शहर है, पूर्वी तटीय शहर है, ठीक है भाई। और पूर्वी तटीय शहर की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, तूफान आया भाई, तूफान आया है। इस तूफान की खास बात यह है कि इसमें क्या, जिसमें भूस्खलन, इसमें भूस्खलन भी हुआ है, भूस्खलन ये खास नहीं है भाई, खास बताऊंगा। और भारी बाढ़ भी आई है भाई, भारी बाढ़ भी आई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें, इसमें ये चीजें आम बात है, इसके अंदर क्या है, भूस्खलन, बाढ़ आना, तूफान आना, ये आम बात हो रखी है। क्योंकि जो डरबन जो शहर है, ये किस कैसा इलाका भाई आपका, पहाड़ी इलाका है भाई, पहाड़ी इलाका है कह सकते हैं। दूसरी बात ये, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बेतरतीब लोग रह रहे हैं, पहाड़ी इलाका, घाटियां बनी हुई हैं, बेतरतीब लोग, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। पानी की जो निकासी की व्यवस्था है, निकासी की व्यवस्था जो घाटी, नदी, नाले होने के कारण क्या ठीक नहीं है, घाटी होने के कारण क्या, उबड़ खाबड़ जमीन, पहाड़ी इलाका होने के कारण पानी की निकासी ठीक नहीं है, ये भी बाढ़ का कारण बन सकता है। यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। मौसम विज्ञानियों में जो खास बात थी, और इसमें हाँ दूसरी बात क्या थी, इसमें डरबन में कितने 440 लोग मारे गए, 440 से अधिक लोग मारे गए। देखिए सरकारी आंकड़ा कुछ होता है, ग्राउंड पे बातें कुछ और होती हैं। तो 440 आंकड़ा दिखा नहीं तो ज्यादा मारे गए हैं, ये आप लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, मौसम विज्ञानियों ने तूफान के उष्णकटिबंधीय नहीं होने की सूचना दी है।
ये बात ये है। तो जो तूफान है कैसा नहीं है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय तूफान, तूफान नहीं है, ये बोला है। क्या बोला है, उष्णकटिबंधीय तूफान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की मौसमी प्रणाली का हिस्सा क्या है, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की मौसमी जो प्रणाली है, मौसमी प्रणाली का क्या है, आपका मौसमी प्रणाली का ही हिस्सा है। जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी मौसमी प्रणाली का ये हिस्सा, ध्यान रखिए, ठीक है। और हर साल बाढ़ आती है, डरबन के अंदर हर साल बाढ़ आती है। पहाड़ी क्षेत्र मैंने आप लोगों को बता दिया। डरबन देश सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, ये भी बात हो रखी है यहाँ पे कि आपका तकरीबन कितने लोग रहते हैं, 3.9 मिलियन लोग बेतरतीब तरीके से रहते हैं। मिलियन लोग क्या रहते हैं, बेतरतीब तरीके से रहते हैं। 550 अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग रहते हैं। और जब रहने की व्यवस्था और शहर की जब सिस्टमेटिक ढंग से या व्यवस्थित तरीके से शहर नहीं बसता है, तो फिर इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। अब व्यवस्थित तरीके की बात आती है तो एक क्वेश्चन बनता है आपका, भारत के अंदर व्यवस्थित तरीके से बसाया गया पहला शहर है, तो भारत के अंदर व्यवस्थित तरीके से बसाया गया पहले शहर की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखना कौन आपका, चंडीगढ़। वो गाना सुना ना, कोठी तेरी बनवा दूंगा चंडीगढ़ शहर में। चंडीगढ़ भैया आपका किसके शहर, सपनों के शहर के नाम से जाना जाता है, इसे जवाहरलाल नेहरू के सपनों के शहर के नाम से जाना जाता है। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार कौन थे, ठीक है, फ्रांस के थे, कौन थे देख लेना, ठीक है। चंडीगढ़ हो गया भैया आपका सपनों का शहर हो गया। किसकी संयुक्त रूप से, अब फिलहाल चंडीगढ़ क्या है, यूटी है। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा की सीट कितनी है, 1 है यहाँ पर। लोकसभा की सीट कितनी है, 1 है। यहाँ पर जो ऊपर प्रशासक है, यानी कि जो उपराज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन हरियाणा वाले जाग जाना भाई, उपराज्यपाल कौन है देख लेना, क्योंकि चंडीगढ़ और इसी चंडीगढ़ के अंदर क्या है, संयुक्त रूप से पंजाब प्लस हरियाणा का क्या है, चंडीगढ़ पंजाब प्लस हरियाणा का क्या है, हाईकोर्ट कहाँ पर आपका, चंडीगढ़ के अंदर ही है। गुलाबों की खेती, गुलाब फूल, गुलाबों, वो फिल्म मत समझ जाना ना, गुलाब की खेती हुई, गुलाब की जो खेती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, चंडीगढ़ के अंदर होती है। अगर बात करते हैं हरियाणा में कहाँ होती है, तो चंडीगढ़ में। और हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद में भी पानीपत में होती है, देखना इसको भी, ठीक है। गुलाब की खेती, ठीक है। साथ ही बात करें कितनी प्रजाति पाई जाती है गुलाब की, तो 1600 प्रजाति पाई जाती है। दुनिया के अंदर कितनी पाई जाती है, 16,000 प्रजाति पाई जाती है। जब गुलाबों की बात करिए, फूलों की बात आ रही है, तो फूलों की खेती या सुगंधित खेती के लिए किसको बोला गया, किसको प्रमोट किया गया, तो जे.एंड.के को। ध्यान रखना, लेवेंडर की खेती पूछ लिया आप लोगों से, लेवेंडर की खेती कहाँ पर, तो जे.एंड.के के अंदर आपकी लेवेंडर की खेती, ठीक है। आपका बैंगनी फूल भाई, ठीक है। लेवेंडर की खेती का संबंध कहाँ से, तो जे.एंड.के जम्मू और कश्मीर से, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। फूलों की जो बात चल रही है, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा बन जाए। सुगंधित खेती के लिए किसको प्रमोट किया गया, तो जे.एंड.के को। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका व्यवस्थित तरीके से शहर का ना बसने के कारण, और ये आपके बीच में एक तूफान आया, और तूफान ने भारी तबाही, और 400 लोगों के तूफान ने क्या कर दिया, ले लिया। पिछले सप्ताह ये तूफान आप लोगों के बीच में आया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, आपका चर्चा में रहा बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बार रफ करना पड़ेगा भाई, ठीक है, रफ करना पड़ेगा। तो आपका ICCC चर्चा में है, ये क्या है, ICCC चर्चा में है, ये क्या है भाई, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 याद का, क्वेश्चन नंबर 7 ICCC चर्चा में है, ये है क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ICCC चर्चा में ये क्या है, देखिए पहले तो लेंगे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। आपका भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटीज मिशन पे है। सबसे पहले तो ये
कि स्मार्ट सिटी ये एक आपका क्या है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, यानी कि पूरे शहर का एक कमांड कंट्रोल सेंटर होगा, पूरे शहर का, पूरे एक शहर का। तो सबसे पहले इसको लागू कहाँ पर किया जाएगा, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ध्यान हो कि देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी शहर बनाए, 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात हुई थी। 100 स्मार्ट शहर, उन 100 स्मार्ट शहरों में ये आपका ICCC को क्या किया जाएगा, इजाद किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये बात आती है आपकी स्मार्ट सिटी मिशन किस किस के, SCM के तहत, SCM के तहत ये स्थापित किया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भैया, मिशन के तहत इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। और कितने शहरों का, इससे क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। कितने शहरों का, तो आपको पता होना चाहिए भारत में कितने स्मार्ट शहर बनाने की बात हुई थी, 100। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 100 शहरों में आपका ICCC के द्वारा विकास किया जाएगा। ठीक है, 100 शहरों में, ठीक, ध्यान रखेंगे भाई। इनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण पहले स्थापित किए जा चुके हैं, यानी कि वर्तमान में अब तक कितने में, 80 जो शहर हैं, 80 शहरों में हो चुका है भैया, अब तक हो चुका है। कितने शहरों में हो चुका है, 80 शहरों के अंदर ये आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 80 शहरों में जब हो चुका है, तो अब कितने में करेंगे, 100 शहरों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देश का पहला स्मार्ट सिटी शहर की अगर हम बात करते हैं, देखो फिर एक बार सुनेंगे, ICC जो चर्चा में क्यों, आपका इंटीग्रेटेड कॉमन जो आपका कंट्रोल सेंटर है, ये SCM सेंटर स्मार्ट सिटी मिशन विकास करेगा ये शहरों का। 2 मिनट का टाइम चाहिए सर मेरे को, लास्ट है। भारत में 100 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। वर्तमान में 80 शहरों में ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो देश का पहला स्मार्ट शहर कौन सा था, स्मार्ट शहर तो भुवनेश्वर था। कौन सा था आपका, भुवनेश्वर था। ठीक है, देश का पहला स्मार्ट शहर कौन सा था आपका, भुवनेश्वर। और अंतिम जो 100वां शहर कौन बना, शिलोंग। इन 100 शहरों का क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। 80 में ICC पहले ही लागू कर रखा है, ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, 80 में क्या कर रखा है, पहले इसको लागू कर रखा है एकीकृत। और इन सब 100 इनका जो लक्ष्य है, पूरे के 100 शहरों में, पूरे 100 शहरों का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है, आपका 15 अगस्त 2022 तक पूरे 100 शहरों में आपका ICC कमांड कंट्रोल एकीकृत कह सकते हो। क्या भाई आपका हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका भाई, ये एकीकृत, एक ही जो आपका आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर एक ही ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएंगी। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, क्या कहेंगे इसको, एकीकृत है आपका कमान और नियंत्रण केंद्र। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र आपका, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र आपका यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है भाई, तो 100 शहरों में से 80 में हो चुका है। 15 अगस्त 2022 तक पूरे के पूरे 100 शहरों में होना है। इसका उद्देश्य क्या, आत्मनिर्भर नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियां विकसित करना। इस ICC का उद्देश्य, ICC या एकीकृत का उद्देश्य क्या है, तो 100 शहरों में 100 आत्मनिर्भर जो शहर हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, नागरिक अनुकूल बस्तियां स्थापित करना, ये इसका रहेगा। गृह मंत्रालय का उद्देश्य अंतिम रूप देना। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में एक पायलट परियोजना लागू करना। भी गृह मंत्रालय किसके अंदर काम कर रहा है, आपका मंत्रालय पूछे तो गृह मंत्रालय पूछोगे आपका गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करेगा। स्मार्ट सिटीज मिशन किसके तहत, आपका शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्मार्ट सिटीज मिशन जो मिशन है आपका, स्मार्ट सिटीज मिशन किस, MC स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये किसके अंदर आता है आपका, तो शहरी मंत्रालय के अंदर आता है। और वर्तमान में शहरी मंत्रालय किसके अधीन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, शहरी मंत्री कौन है। और ICC मॉडल को अंतिम रूप देने के लिए ये गृह मंत्रालय ने दिया। ICC मॉडल को अंतिम रूप कहाँ पर भी, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान राज्य में पायलट परियोजना शुरू कर ICC की पायलट की अगर योजना की बात करें तो कहाँ पर शुरू कर दिया गया भाई, आपका महाराष्ट्र है, UP है, आप कह सकते हो MP है भाई, UP, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु प्लस में कोई क्या हो जाएगा आपका,
राजस्थान आदि में ये गृह मंत्रालय ने इसको पायलट प्रोजेक्ट योजना के तौर पर इसको क्या प्रारंभ कर दिया है। एक बार समझेंगे भाई दोबारा से इस क्वेश्चन को। देखिए हमने बात करी आईसीसी चर्चा में है क्या, देखिए इंटीग्रेटेड कॉमन कंट्रोल सेंटर, यानी एक ही करते जो कंट्रोल करेगा। उसका उद्देश्य क्या है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, एक सुव्यवस्थित तरीके से अच्छी अनुकूल बस्तियां प्रदान करना, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से शहर बसाना, पूरा कमांड एंड कंट्रोल एक जगह पर होना। देश के 100 शहरों में ये लागू किया जाएगा। पहले ही 100 स्मार्ट शहर हैं 100 आपके, जिनमें से 80 में ये लागू किया जा चुका है। और अब 100 के 100 को कंप्लीट करने का लक्ष्य कब तक रखा, 15 अगस्त 2022 तक का लक्ष्य है। क्यों, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको पता 5000 कार्यक्रम उसके अंदर हैं और इसको भी टारगेट यहीं पे लिया। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हीं की उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, ओके। उस पर हमने लक्ष्य रखा कि 100 के 100 स्मार्ट शहर। देश की पहला स्मार्ट शहर भुवनेश्वर था और जो 100वां शहर था वो कौन सा था, आपका शिलोंग था। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसका उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता दिया। ये किसके तहत मनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको विकसित किया गया आईसीसीसी को। ठीक है, और अभी गृह मंत्रालय ने इसी आईसीसी को राज्यों में भी लागू कर दिया। दूसरे राज्यों में कहां पर कर दिया भाई, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका कहां पर लागू कर दिया इसको, तमिलनाडु के अलावा राजस्थान में भी इसको पायलट परियोजना के तौर पर लागू कर दिया। आपका स्मार्ट सिटी मिशन किसके तहत आता है, तो स्मार्ट सिटी मिशन आपका शहरी मंत्रालय के अंडर आता है। देखिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से क्लास लेकर के आता रहेगा। आप प्रेम दिखाएं प्लीज, मैं वार्म रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि हमारा जो लेवल है उस लेवल की बात आती है। शिक्षा के लोग लेवल का आकलन कर लेते हैं, बस दुख इतना सा है, मुझे बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि लोग कम देख रहे हैं। और दूसरी बात ये भी, आप भला करना चाहते हैं तो किसी का भला भी हो सकता है आपसे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गुड बेस्ट।